देखिए भगवान किसी भी चीज को, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उसको फालतू का नहीं बनाया है। बात पता है कि नहीं आपको? दुनिया में हर एक चीज का इस धरती पर उपयोग है कि नहीं? है ना? बताओ तो, सांप का उपयोग है कि नहीं? सांप का विष भी यूज आता है कैंसर के उपचार में, आता है ना? इधर उधर मत करिए, देखिए क्या बोल रहे हैं। उसी प्रकार से जब आपने पढ़ा ध्वनि का परावर्तन, जिसे आपने इको बोला था, याद है कल का क्लास? क्या बोले थे आप? इको को क्या बोले थे हम लोग? प्रतिध्वनि। दिख रहा है उस पे? प्रतिध्वनि। ये इको कैसे उत्पन्न हो रहा था? ध्वनि परावर्तित जब हो रहा था तो इको उत्पन्न हो रहा था। मतलब ध्वनि का जब परावर्तन हो रहा था तो इको उत्पन्न हो रहा था। अब सोच समझ के बताइए कि फिजिक्स में कोई भी चीज यदि होता है, कोई भी चीज होता है, तो होता इसलिए है ताकि मानव जाति उसका उपयोग करे और उसका उपयोग करके उससे किसी चीज को निर्मित करे। जैसे मैं अगर आपसे बात करूं कि आप प्रकाश का नाम सुने हैं? लाइट का नाम सुने हैं? अगर लाइट भगवान हमको दिया है, सूर्य की रोशनी दिया है, तो किस लिए दिया है? उसका भी हम लोगों को यूज करने के लिए ही दिया है, ठीक है ना? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, वहां चेयर लेकर बैठ जाइए, इधर मत आइए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर लाइट आ रहा है इस धरती के ऊपर, तो हम लोग लाइट का यूज सोलर के द्वारा इलेक्ट्रिक एनर्जी के बदलने में करते हैं कि नहीं उपयोग? ताकि हम रातों में आराम से रह सके। बोलो हाँ कि ना? है ना? उसी प्रकार से देखो, जो भी घटनाएं होती है, जो भी इवेंट्स होता है इस ब्रह्मांड के अंदर, उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई यूज होता ही है। कोई भी घटना हो उसका यूज हम करते ही हैं। इस धरती पर इस पूरे ब्रह्मांड में, या फिर इस धरती को अगर माने, जितने जीव हैं 84 लाख से भी ज्यादा जीव हैं, तो उन सब का कहीं ना कहीं इस पर्यावरण के अंदर कोई ना कोई उपयोगिता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हमें कंप्यूटर की बात करें बच्चों, कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर का एक पार्ट भी अगर निकाल दिया जाए तो उस पर आश्रित तो दूसरा पार्ट काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। यानी मोबाइल से अगर बैटरी निकाल दिया जाए तो मोबाइल काम कर पाएगा? यानी कि मोबाइल तभी चल रहा है जब उसके अंदर बैटरी है। यानी कहीं ना कहीं एक एक कंपोनेंट यूज वाले हैं, एक एक कंपोनेंट की आवश्यकता है। उसी प्रकार से ये जो ब्रह्मांड अगर है, ये ब्रह्मांड रूपी ये एक यंत्र मानो, यंत्र नहीं मतलब ब्रह्मांड रूपी यह एक संसार को, इस जैविक संसार को अगर माना जाए, तो इसमें हम लोग क्या है? इसका कंपोनेंट है, इसका अवयव है। बिल्ली क्या है? इसका अवयव है। चमगादड़ क्या है? इसका अवयव है। और हर एक अवयव का कहीं ना कहीं इस ब्रह्मांड की सौंदर्यता बढ़ाने में उपयोगिता है। समझ में आ रहा है बात ना? जैसे पेड़ पौधे अगर ना हो तो धरती का संतुलन बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? वायुमंडल का संतुलन बिगड़ेगा ना। जंतु ना हो तब भी वायुमंडल का संतुलन बिगड़ जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो जाने से पूरा धरती ठंडा पड़ जाएगी। पेड़ पौधा ना होने से ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, है ना? तो एक एक जीव दूसरे जीव को इस ब्रह्मांड के अंदर हेल्प करता है कि नहीं करता है? इस एनवायरनमेंट के अंदर सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसी प्रकार से जो भी घटनाएं होती है, जो भी इवेंट होता है, उसका यूज होता है, कहीं ना कहीं उसका उपयोगिता है। जैसे प्रतिध्वनि का आपने पढ़ाई किया, तो प्रतिध्वनि, पहले तो ये जानना जरूरी था कि प्रतिध्वनि क्या था, जिसे आपने जाना कि किसी अवरोध से टकराकर ध्वनि का पुनः सुनाई देना, ध्वनि का प्रवर्तन या प्रतिध्वनि कहलाता था, जिसे मैंने बताया था। और इसका यूज करके इको माइक बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है? इसके एप्लीकेशन से इको माइक प्रतिध्वनि पर ही आश्रय बेस पे काम करता है। बोलो करता है ना? तो उसी प्रकार से बच्चा पार्टी आज हम इसका यूज देखेंगे, प्रतिध्वनि की उपयोगिता, एप्लीकेशन ऑफ इको, एप्लीकेशन ऑफ इको, इको मतलब प्रतिध्वनि का उपयोग, प्रतिध्वनि का उपयोग। देखो बढ़िया से पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ो, ठीक है? क्योंकि एक बार बचपन गुजर जाने के बाद जब आदमी जवानी में आता है तो जिंदगी बड़ी तेज रफ्तार से चलती है। समझ रहे हैं ना? जिंदगी बड़ी तेज रफ्तार से चलती है, जिसको रोक पाना बहुत मुश्किल है। और उसी तेज रफ्तार में आपको कामयाब होना है। समझ रहे बात ना? उसी तेज रफ्तार में चल करके आपको कामयाबी हासिल करनी है, सक्सेस पाना है।
अपने मंजिल तक पहुंचना है, तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कड़ाकेदार मेहनत, चाहे वो लड़का हो या लड़की। ठीक है, जितना बात बता रहे हैं उसको ध्यान से पढ़िए। 10th लेवल आपका एकदम चमक जाएगा, 10th चमक गया, 11th 12th चमक जाएगा, उसके बाद कंपटीशन में बैठोगे, कोई एग्जाम निकाल लोगे, इंजीनियरिंग फील्ड, डॉक्टरी फील्ड में चले जाओगे, या फिर आप जनरल में जाओगे तो जनरल के लिए भी बेस्ट रहेगा। लेकिन पहले बेसिक क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दिमाग को इधर उधर भटकाओ मत, ठीक ना, बढ़िया से पढ़ाई करो। अच्छा माहौल में आए हो पढ़ने के लिए तो थोड़ा सा ज़रूरी होता है मेहनत करना। मेहनत करिएगा तभी कुछ मिलेगा। लेबर नेवर गोज इन वैन, कोई भी दुनिया में कोई भी व्यक्ति मेहनत करता है ना तो उसका बेकार नहीं जाता है, कहीं ना कहीं उसका प्रतिफल मिलता है। समझ रहे हैं ना। तो देखो प्रतिध्वनि की उपयोगिता क्या है। सबसे पहला इसका यूज होता है स्पीड ऑफ साउंड, साउंड वेव, ध्वनि की चाल निकालने में हम इसका यूज करते हैं। पहला कौन यूज करेंगे बोलो, ध्वनि की क्या निकालने में, चाल निकालने में। वो कैसे सर, वो कैसे ध्वनि की चाल निकालने में कैसे उपयोग करेंगे इसका, तो देखो ध्यान से समझो। मान कर चलो कि अच्छा, इसको समझने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद पहले होना चाहिए कि चाल बराबर क्या होता है बच्चा पर, दूरी बटा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब यहां से सोच के बताओ तो कि जब चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, मान के चलो कि ये अवरोध है जिससे आवाज टकरा रहा है, ये क्या है, अवरोध जिससे आवाज टकरा रहा है। यहाँ कोई आदमी है, साउंड उत्पन्न किया, ध्वनि तरंग उत्पन्न किया, बोला। अब जब बोलेगा तो सोचो कि ये ध्वनि यहां जाएगी, बोलो जाएगी कि नहीं जाएगी, जाएगी। अरे बोलो, ध्वनि क्या होगी, जाएगी। फिर ध्वनि परिवर्तित होकर के ये प्रतिध्वनि उत्पन्न करेगा, ये हुआ ध्वनि और ये हुआ कौन चीज, प्रतिध्वनि। अब ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल कुछ ना कुछ टाइम होगा ना, तो मान के चलते हैं कि समय अंतराल कितना है इनके बीच का, टी है। समय अंतराल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल कितना है, टी है। और मान लीजिए कि यहां से यहां तक के बीच की कुछ दूरी भी होगा, डी मान लेते हैं दूरी है। टोटल दूरी कितना हुआ, गया तो डी तय किया, आया तो डी तय किया, टोटल दूरी बोलो तो 2D हो जाएगा। दूरी क्या हो जाएगा भैया, डी प्लस डी बराबर कितना, डी 2D। अब बता दो मेरे को कि चाल अगर v होता तो v बराबर दूरी को 2D अब बटा टाइम को t बोलते हैं, यानी 2D बटा t हो जाता कि नहीं। डिस्टेंस पता करो, टाइम पता कर लो कि आने जाने में कितना टाइम लगा, यानी कि ध्वनि, मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल पता कर लीजिए, जो आपको सुनाई दिया, और उसके बाद डिस्टेंस पता कर लीजिए, आराम से आपको ध्वनि का चाल निकल जाएगा। बोलो बात समझ में आया। यानी कि v इज इक्वल टू 2D बटा t। v क्या है, ध्वनि की चाल, ध्वनि चाल। d क्या है, कौन दूरी, अवरोध तथा जहां से ध्वनि उत्पन्न हो रहा है उनके बीच की दूरी, मतलब ध्वनि स्रोत, ध्वनि स्रोत तथा अवरोध के बीच की दूरी, अवरोध के बीच की दूरी। टी क्या है भैया, टी आपका ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल। मजा आ गया। यानी कि हम लोग कौन चीज में कर रहे हैं इसका यूज, ध्वनि की चाल निकालने में हम लोग प्रतिध्वनि का यूज कर रहे हैं। मस्त बात है ना, मस्त बात है कि नहीं है। चलो दूसरा यूज देखते हैं। दूसरा यूज चमगादड़ द्वारा प्रतिध्वनि का भी उपयोग किया जाता है। किसके द्वारा, चमगादड़ के द्वारा भी प्रतिध्वनि का यूज किया जाता है। सर चमगादड़ के द्वारा कैसे किया जाएगा, मैंने क्या बताया, इस संसार में जितने भी जीव हैं वो बेकार नहीं है, कहीं ना कहीं उनका यूज किया जाता है। समझ रहे बात ना। चाहे वो आहार श्रृंखला को पूरा करने में यूज किया जाता हो, चाहे वैज्ञानिक कार्यों में यूज किया जाता हो, यूज तो किया ही जाता है। तो दूसरा क्या है बोलो, चमगादड़ के द्वारा कौन चीज का उपयोग,
प्रतिध्वनि का क्या इनका यूज किया था, इनके इको का, ध्यान से समझिए। कुछ दिन पहले का क्लास अगर याद करोगे तो हम पराश्रव्य और अवश्रव्य बताए थे, याद है? इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक, याद करो बच्चा। इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक। इंफ्रासोनिक को क्या बोला जाता है? अवश्रव्य, और अल्ट्रासोनिक को पराश्रव्य। अवश्रव्य का मतलब क्या था कि मनुष्य के सबसे कम आवृत्ति कितने सुनने की क्षमता होती है? तो 20 हर्ट्ज। कितना हर्ट्ज? यानी कि मिनिमम जो सुनने की श्रव्य क्षमता होती है मनुष्य का, मिनिमम जो सुनने की कौन क्षमता, श्रव्य क्षमता होती है, वो 20 हर्ट्ज। और मैक्सिमम जो होता है, ये तो मिनिमम था, और मैक्सिमम कितना? 20,000 हर्ट्ज मैक्सिमम। इससे ज्यादा की तरंगों को मनुष्य नहीं सुन सकता है, समझ रहे बात ना? और इससे कम की, जो कम होता था उसको इंफ्रासोनिक, जो ज्यादा होता था उसको अल्ट्रासोनिक। अब सुनो, पराश्रव्य तरंगों को सुनना था, सुनना मुश्किल है कि नहीं मनुष्य के लिए? पराश्रव्य तरंगों को मनुष्य क्या सुन सकता है? बोलो जल्दी से। इससे अधिक आवृत्ति को सुन सकता है? नहीं सुन सकता है। तो इसकी उच्चतम सीमा था, क्या था यह? श्रव्य आवृत्ति की उच्चतम सीमा 20,000 हर्ट्ज, और श्रव्य आवृत्ति की न्यूनतम सीमा क्या था? हाँ, कानों में उसकी संवेदना इससे अधिक करने पर वो इसको सुन नहीं सकता है। हो सकता है कि पराश्रव्य तरंगे उसके कान के लिए घातक भी हो। लेकिन चमगादड़ जो होता है बच्चा पार्टी, कौन? चमगादड़। यह चमगादड़ एक विशेष प्रकार का जीव है जो 1,00,000 हर्ट्ज तक के भी तरंगों को, कितने हर्ट्ज को? 1,00,000 हर्ट्ज के तरंगों को, तरंग की संवेदना उत्पन्न भी कर सकता है, समझ रहे बात ना? और उससे बचकर निकल भी सकता है। लेकिन हम लोग 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा तरंगों से बच के निकल सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन चमगादड़ क्या कर सकता है? चमगादड़, बोलो जल्दी से। चमगादड़ कितना तरंगे उत्पन्न कर सकता है? 1,00,000 हर्ट्ज। और उसके साथ साथ क्या कर सकता है कि 1,00,000 हर्ट्ज से ऊंची श्रवण, मतलब 1,00,000 हर्ट्ज से भी ऊंची श्रवण सीमा होती है इसकी। मनुष्य का तो 20,000 हर्ट्ज ही होता है, लेकिन चमगादड़ का श्रवण सीमा कितना होता है बताओ? कि जो श्रवण सीमा होती है बच्चा, वह होता है 1,00,000 हर्ट्ज से अधिक। 1,00,000 हर्ट्ज से भी अधिक होता है। समझ में आ रहा है बात ना? अब क्या करेगा चमगादड़? चमगादड़ क्या करेगा? जब इतना इसका श्रवण सीमा है तो इतना अपने प्रतिध्वनि का यूज करेगा, ध्वनियों का यूज करेगा, क्योंकि इतना तरंग उत्पन्न भी कर सकता है। तो 1,00,000 हर्ट्ज का प्रतिध्वनि उत्पन्न किया तो टकराकर इसका प्रतिध्वनि आएगा। अब टकराकर प्रतिध्वनि आएगा तो लगभग इसको पता चल जाएगा कितना टाइम लगा है, उतना तो अंदाज लगा सकता है ये, है ना? अब टाइम के आधार पर दूरी का भी पता लगाना आसान है, क्योंकि मैंने बताया चाल बराबर दूरी बटा समय। टाइम के आधार पर, टाइम के बेसिस पे दूरी का भी पता लगाना एकदम आसान बात है, समझ रहे बात ना? तो प्रतिध्वनि जब ये उत्पन्न करेगा तो प्रतिध्वनि कितना देर बाद इसको उस तरंग का महसूस हुआ, उस बेस पर, उस आधार पर अपने आने वाले सामने अवरोधों का अनुमान लगा सकता है कि नहीं? और उससे टकराने से क्या हो जाएगा? यह बच जाएगा। उससे टकराने से क्या होगा? यह बच्चा बच जाएगा। बात समझ में आया ना? मानव प्रश्रव्य तरंग नहीं सुन सकता है, लेकिन चमगादड़ की श्रवण सीमा क्या होती है? उच्च होती है, 1,00,000 हर्ट्ज से भी अधिक होती है। इसलिए क्या करेगा? यह सुन भी सकता है इस हर्ट्ज को, और यह उत्पन्न भी कर सकता है। इतना हर्ट्ज को सुन भी सकता है क्योंकि श्रवण सीमा इतनी है इसकी, और उत्पन्न भी कर सकता है। अतः इस प्रतिध्वनि का उपयोग करके वह अपने रास्तों में अवरोधों का पता लगाता है और उससे बच सकता है कि नहीं, है ना? तो कितना तरंग उत्पन्न करेगा, फिर प्रतिध्वनि आएगी, उसी हिसाब से वह दूरी का पता लगा लेगा, अनुमान लगा लेगा। एगो अनुमान लगा लेगा ना, जैसे हम लोग अनुमान से नहीं कहते हैं बड़ा दूर चल दिए, बाप रे बाप 4 कोस लगता है कि चल दिए हैं, एकदम देह फाटता। अब नहीं, वो अनुमान लगा लेते हैं। उसी प्रकार से अनुमान लगे कितना दूर पर हमारा अवरोध है और वहां से ये बच के निकल जाएगा। समझ में आ रहा है बात ना? किसी को कोई डाउट है?
यानी कि कोई कहे कि इस चमगादड़ क्या यूज कर रहा है, इसका प्रतिध्वनि ये क्या यूज कर रहा है, तो क्या करेगा कि 1 लाख हर्ट्ज से अधिक तरंग को भी यह उत्पन्न कर सकता है ना, और इस प्रतिध्वनि का यूज करके अपने रास्ते में अवरोधों को से यह बच सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ हम प्रतिध्वनि का यूज करते हैं आपका औषधि में भी, जैसे कि इकार्डियोग्राफी में उच्च आवृत्ति के हृदय के विभिन्न भागों में परिवर्तित कर चिकित्सा हृदय की पूरी जानकारी लेता है प्रतिध्वनियों का यूज करके, है ना। उसके अंदर वो ध्वनि तरंगे भेजेगा और पता करेगा कि हृदय के अंदर की पूरी तरह से सबसे स्पष्ट रूप से जानकारी लेगा उन तरंगों को भेज करके। ठीक है, तीसरा अल्ट्रासोनोग्राफी में भी, यानी कि हम लोग तीसरा यूज कौन चीज में करते हैं, औषधि विज्ञान में, औषधि विज्ञान में। चौथा अल्ट्रासोनोग्राफी में, अल्ट्रासोनोग्राफी एक विशेष अंगों में भेज दिए, जैसे मैंने पेट के अंदर का हमको पता करना है कि क्या है पेट के अंदर, बच्चा सुरक्षित है कि नहीं, तो ध्वनि तरंगों को, है ना, उन तरंगों को भेज दिए और अवरोधों का हम पता कर लगा सकते हैं उसके अंदर। समझ रहे बात को ना। तो अल्ट्रासोनोग्राफी में भी यूज करते हैं, औषधि विज्ञान के क्षेत्र में भी हम लोग प्रतिध्वनि का यूज करते हैं। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट, नोट करो।